नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 14 अगस्त 2020। और आज के इस वीडियो में 14 अगस्त के लिए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सारे ही हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। क्वेश्चन के अलावा आंसर की और कई सारे अन्य फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और साथ साथ आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में जा कर के पीडीएफ का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे 2 से 3 बार रिवीजन करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राहत इंदौरी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राहत इंदौरी का निधन हुआ है हाल ही में, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? रॉक स्टार, शायर, वैज्ञानिक या पॉलिटिशियन? सही जवाब है दोस्तों, शायर थे। कहानियाँ, कविताएं, गाने लिखते थे और शायरी भी बहुत किया करते थे। तो राहत इंदौरी जो है एक शायर थे, लेखक थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। राहत इंदौरी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। राहत इंदौरी ने अपने करियर की शुरुआत साइन बोर्ड पेंटर के रूप में की थी। साइन बोर्ड पेंटर यानी कि आप समझ सकते हैं पहले पुराने ज़माने में क्या होता था। साइन बोर्ड जो हम रोड पर चलते हैं तो कई सारे स्टॉप, स्कूल, इन सब का जो साइन बोर्ड लगा रहता है, या कहीं आप किसी डेस्टिनेशन को जा रहे हैं तो आपके लिखा रहता है बाएं चलकर इतना किलोमीटर, या तो उन्हीं साइन बोर्ड कहते हैं। तो उनका पेंटर का काम क्या करते थे। फिर जो है वह उर्दू के प्रोफेसर बने और उनके फिल्म जो है खुद्दार फिल्म का गीत जो है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, यह उनका ही लिखा हुआ था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड जगत में जो है बहुत से गीत दिए, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में एम बोले तो ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, और इश्क फिल्म में नींद चुराई मेरी, ये गाना भी उन्होंने ही लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी मशहूर थे उर्दू शायर राहत इंदौरी, आप ध्यान रखें, जिनका हाल ही में निधन हुआ। स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किस नाम से सुपर स्टेज 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार आप मार्क कर लें, अगर चाहें तो 4 स्टार भी मार्क कर लें। यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसके बारे में जो जानकारियाँ बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप जैसे कि मैंने इधर कुछ दिन पहले बताया था कि रूस ने भी जो है एक इंजन, जेट इंजन बनाया है जो 3D प्रिंटेड के तकनीक से बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे कि हम प्रिंट करते हैं किसी पेपर पर, प्रिंट करते हैं वैसे ही जो है एक 3D ऑब्जेक्ट को जो है किसी ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर लिया जाता है। ठीक है, इसे ढाला नहीं जाता है बल्कि इसे प्रिंट किया जाता है सारे मटेरियल से। ठीक है, तो इन्होंने जो है स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस है, किस नाम से जो है सुपर स्टेज 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो उस जो है नाम क्या था इंजन का? तो जो है रमन नाम था इंजन का। ठीक है, और उसका ही जो है परीक्षण किया है। सबसे खास बात जानेंगे कि स्काई रूट एरोस्पेस जो है यह भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी है। एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स जिसके ऑनर थे इलॉन मस्क, वो जो है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। उसी प्रकार स्काईरूट एरोस्पेस जो है भारत की निजी फर्म की प्राइवेट कंपनी है और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इतना ही नहीं है, देश के जो है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी मदद करने वाली यह पहली निजी फर्म कंपनी बन गई है भारत की। ठीक है, एरोस्पेस, इससे पहले जो एरोस्पेस का जो भी काम था वह सारा इसरो के अंतर्गत ही होता था, लेकिन ये पहली प्राइवेट कंपनी है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है रमन नाम से जो है सुपर स्टेज 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने दिसंबर 2021 तक
250 से 700 किलोग्राम के अपने पहले निजी उपग्रह को जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। ये अपना पहला निजी उपग्रह जो है कक्षा में, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ स्काईरूट एरोस्पेस जो है होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता वाली भारत की पहली निजी फर्म कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्काईरूट एरोस्पेस। किसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे पुरस्कार पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से जीता है? नितिन सेठी, शिव सहाय सिंह, नीरज शुक्ला या ऑप्शन ए और बी? तो सही जवाब है दोस्तों नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह, यानी कि ए और बी दोनों। इन दोनों ने जो है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ए सी जे आप ध्यान रखेंगे, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो पूरे एशिया के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिका में दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रेम भाटिया पुरस्कार भी दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, और अब है ये एसीजे जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। किससे दिया गया है? शिव सहाय सिंह और नितिन सेठी को दिया गया। एसीजे जर्नलिज्म क्या है? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता पुरस्कार 2019 नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। हॉफिंगटन पोस्ट के अनुसार पत्रकार नितिन सेठी को हॉफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक 6 भागों वाली श्रृंखला के लिए एसीजे अवार्ड 2019 दिया गया है। द हिंदू के पत्रकार जो हैं शिव सहाय सिंह को द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। आप सभी जानते हैं द हिंदू एक अंग्रेजी समाचार पत्रिका है और उसी के पत्रकार हैं शिव सहाय सिंह, जिन्होंने एक प्रकाशित किया था, एक कहानी लिखी थी डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। और इसी कहानी के लिए जो है उन्हें एसीजे अवार्ड 2019 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे एसीजे अवार्ड एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 का जो है एसीजे पुरस्कार किसे दिया गया है? शिव सहाय सिंह और नितिन सेठी। कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस बना? पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस, आप सभी जानते हैं पीओएस डिवाइस क्या होता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पीओएस डिवाइस। ये जो है आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये है पीओएस डिवाइस। और आपने इसे दुकानों में या मॉल में देखा होगा कि आप अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं और जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी खरीदारी के बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट इसके जरिए दुकान में कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? आपको कैश ले जाने की झंझट नहीं होती है। तो किस जो है मर्चेंट कंपनी ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी ने जो है भारत का पहला जो है पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस बनाया है? गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या एयरटेल मनी पे? तो सही जवाब है दोस्तों पेटीएम पे ने जो है पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस बना है। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने जो है भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट, मतलब एक ही मशीन से सारे काम होने वाले। इस पेटीएम के जरिए ही आपका सारा पीओएस का काम हो जाएगा। ठीक है, आप पेटीएम को ही लगाकर अपने दुकान में जो है पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यमों को डिजिटल और सशक्त बनाना है। कंपनी ने अगले 6 महीने में इसके भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करने की बात कही है, जो कि प्रति माह जो है 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगी। यह डिवाइस जो है 4G सिम कार्ड, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर काम कर सकेगा। यानी कि इस डिवाइस को आप बिल्कुल जो है अपने दुकान में लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसे 4G सिम लगा सकते हैं, वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप उसे ऑपरेट
कर सकते हैं। किसे मुंबई का प्रधान आयुक्त आयकर नियुक्त किया गया है? आयुक्त आयकर का मतलब होता है जो कर हम जमा करते हैं उसका जो है आयुक्त बनाया गया है, प्रधान आयुक्त बनाया गया है। तो किसे जो है मुंबई का जो है प्रधान आयुक्त आयकर नियुक्त किया गया है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ किसका? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल कमिश्नर बनाया गया है मुंबई क्षेत्र का। ठीक है, किसे बनाया गया है दोस्तों? पतंजलि झा, नितिन दुबे, गौरव अय्यर या विवेक यदुवंशी। तो सही जवाब है दोस्तों पतंजलि झा को जो है मुंबई का प्रधान प्रिंसिपल कमिश्नर बनाया गया। किस डिपार्टमेंट का? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। मुंबई के प्रधान आयुक्त आयकर के पद पर पतंजलि झा को नियुक्त किया गया है। पतंजलि झा जो हैं वर्तमान में वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस। आप जानते हैं जैसे कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वैसे ही आईआरएस होते हैं। आईएएस क्या काम करते हैं दोस्तों? एकेडमिक सेवा देते हैं। आईपीएस जो है प्रशासनिक सेवा देते हैं। और आईआरएस क्या करते हैं? राजस्व सेवा में अपना योगदान देते हैं, यानी क्या पैसों के कलेक्शन में अपना योगदान देते हैं। जो भी हम टैक्स जमा करते हैं वो सारा जो है कलेक्ट करके उन्हें क्या करना होता है? सरकार को देना होता है। उन्होंने मई 1997 से अप्रैल 2007 तक के मुंबई में सरकारी विभागों में कार्य किया। पतंजलि झा के पास आयकर विभाग, प्रशासन, जांच, मूल्यांकन और टीडीएस जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों का क्या है? व्यापक अनुभव है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रखी है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1860 में हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो है वित्त मंत्रालय और उसके मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। एजेंसी के कार्यकारी कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी आईआरएस है। प्रमोद चंद्र मोदी जो है सेंट्रल लेवल पर, वो तो जो हमने बताया मुंबई स्तर पर है। पतंजलि झा मुंबई क्षेत्र के बने हैं प्रधान प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रधान आयुक्त बने हैं। और इस पूरे एजेंसी के कार्यकारी कौन है? सेंट्रल लेवल पर है, तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। वो भी एक आईआरएस है, यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, वही हमारी फीस होगी और उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त या 15 अगस्त? सही जवाब है दोस्तों 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? युवाओं द्वारा समाज की भलाई में किए गए प्रयासों को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक तो आप युवा हैं, इस बात के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का जो है थीम क्या था? तो थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 12 अगस्त 2000 को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और 2020 का थीम क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। किस भारतीय मूल की महिला को जो है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? किस भारतीय मूल की महिलाओं को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? टीना मॉरिसन, कमला हैरिस, नेहा दत्ता या शोभा छतलानी? तो सही जवाब है दोस्तों कमला हैरिस को जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई है।
ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय अश्वेत महिला बनी जिन्होंने ब्रिटेन के प्रमुख पार्टी के उपराष्ट्रपति टिकट में जो है प्रतिस्पर्धा की है। वर्तमान में हैरिस जो है कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। कमला हैरिस निर्वाचित होने पर संयुक्त राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अमेरिकी भारतीय महिला एवं अफ्रीकी उपाध्यक्ष भी होंगी। अगर यह चुनी जाती हैं तो पहली अमेरिकी भारतीय महिला हो जाएंगी और पहली अफ्रीकी जो है उपाध्यक्ष भी होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया है? ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, विक्रम झा या नरेश दत्तात्रेय। तो सही जवाब है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया है। कृषि डेटा रिकवरी सेंटर क्या होता है दोस्तों? जब आप आज के टाइम पे क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेटा स्टोर होता है। जैसे यूट्यूब का आप यूट्यूब के सर्वर पर होता है, फेसबुक अपने सर्वर पर रखती है, उसी प्रकार ICAR ने जो है, भारत के ICAR संस्था ने जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च पे जो है जितने भी डाटा हैं, जानकारियां हैं, जितने भी प्रयोग किए जाते हैं एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जो है भारत में ही एक केंद्र बनाया गया है जहां पर कि इसे रखा जाएगा, डाटा सेंटर को रखा जाएगा। अभी हम सभी जानते हैं इस डिजिटल के वार में क्या है दोस्तों, कि सभी देशों के बीच में कहीं ना कहीं जंग है छिड़ी हुई है कि सभी जो है एक दूसरे की डाटा पर नज़र रखते हैं। अगर कोई भी किसी का डाटा चोरी हो जाता है तो क्या होता है, डाटा सेंध लगा लिया जाता है, डाटा चोरी हो जाता है, मतलब उस देश की जो है सारी जानकारियां आपके पास रहेगी। अगर किसी देश की सारी जानकारियां आपके पास रहती है तो आप उस देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए भारत ने सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर भारत में ही होगा, किसी और देश में नहीं होगा। वर्तमान कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। इस रिकवरी डाटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों की रक्षा करना है। ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM में स्थापित किया गया है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? ICAR के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इसके निर्देशक कौन है? तो त्रिलोचन महापात्रा है। निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। और अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर या बेबी रानी मौर्य। तो सही जवाब है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने जो है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। कनेक्टिंग का मतलब जोड़ना, कम्युनिकेट का मतलब होता है वार्तालाप करना, एक दूसरे से जुड़ना, और चेंजिंग का मतलब होता है बदलाव। तो इस किताब का एक नाम दिया गया है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। वर्तमान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यक्रम पर आधारित कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं सभापति होते हैं राज्यसभा के, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है दोस्तों। इनका 3 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है। टोटल 5 वर्षों का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का, लेकिन 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। और उन्हीं के जो है कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
इस पुस्तक में 250 से अधिक पृष्ठ हैं, जो कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का एक संकलन है, जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जितने भी भाषण दिए उन सबका क्या किया गया है, संकलन किया गया है, एक पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रिंट कॉपी जो है टेबल संस्करण केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, टेबल कॉपी का मतलब होता है कि जो आप सभी जानते हैं, कुछ किताब जो है शुरुआत में छपते हैं बंटने के लिए, उनको कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो किताब जो है टेबल कॉपी बोलते हैं, या फिर जो है पढ़ने के लिए किसी खास लोगों के लिए। तो उन किताब का संस्करण का जो है राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इस किताब का विमोचन किया है सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और इस किताब में जो है एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यक्रम पर आधारित जो है जितने भी भाषण है वो सारा संकलन है। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से उज्बेकिस्तान में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, एक सवाल और रिवीजन करेंगे कि अफगानिस्तान में किसे बनाया गया था अगला राजदूत भारत का, तो रुद्रेंद्र टंडन को बनाया गया था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो भारत की तरफ से उज्बेकिस्तान का जो है अगला राजदूत किसे बनाया गया है, गजेश सिंह रावत, गौरव अस्थाना, सौरभ डिगडा या मनीष प्रभात। तो सही जवाब है दोस्तों मनीष प्रभात को जो है भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान का। विदेश मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जो है उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में वाशिंगटन डीसी यूएसए के भारतीय दूतावास के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। मनीष प्रभात वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के भारतीय राजदूत संतोष झा की जगह लेंगे। उज्बेकिस्तान पर्यटन मंत्रालय ने फैशन डिजाइनर रितु बेरी को भारत में उज्बेकिस्तान की संस्कृति को पर्यटन एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया। फैशन डिजाइनर रितु बेरी को जो है भारत में उज्बेकिस्तान की संस्कृति को पर्यटन एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपको हमारे वीडियो से जानकारी मिल रही है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों और फेसबुक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।